नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के अंदर। दोस्तों, 2024 के मुश्किल से 4 सवा 4 महीने बचे हैं। जिस हिसाब से बात चल रही है राजनीति की, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी 2026 में एंटर भी कर पाएँगे। जिस हिसाब से आरएसएस किसको विरासत सौंपनी है, उसकी सक्रिय खोज में लगा हुआ है। उसमें जो जल्दबाजी है, उसमें जो शीघ्रता हो रही है, वो शायद इस बात का द्योतक है कि आरएसएस को इस बात का एहसास हो गया है कि मोदी एक के बाद एक दबाव में यू टर्न लेते चले जा रहे हैं। या तो पीछे हट रहे हैं या यू टर्न ले रहे हैं। अब जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर ओपीएस और एनपीएस के चक्कर में अब यूपीएस लेके आ गए। यानी कि यहां भी बैकफुट पर। वक्फ बोर्ड बिल के अंदर वहां भी बैकफुट पर। ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया, वहां भी बैकफुट पर। लेटरल एंट्री यानी कि कॉर्पोरेट घुसपैठिए, वहां भी बैकफुट पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी के आरक्षण पर जो फैसला आया था, वहां भी बैकफुट पर कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मानेंगे। तो हालात कुछ इस किस्म के हो रहे हैं कि हाथ और पैर दोनों कांप रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो कश्मीर में कर दिखाया, उसे देख के अमित शाह के हाथ पैर कांप रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे कि तुम बताओ, तुम्हारी उसमें क्या राय है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा क्या उससे सहमति है, क्या क्या तुम भी उनसे मिले हुए हो। और फिर एक और जो लेटेस्ट है कि हरियाणा का चुनाव पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब पता लग गया है कि 90 में से 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी। 20। और जेजेपी तो शून्य पे आएगी, सफाया हो चुका है। आईएनएलडी उसका भी सफाया हो चुका है, तो कुछ बचा ही नहीं है। और कांग्रेस 60 से अगर 70 सीटें ले जाए हरियाणा में, तो बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। कश्मीर वैसे ही हाथ से चला गया है। महाराष्ट्र के इलेक्शन कितने दिन टाल पाएंगे, क्योंकि उसको भी मध्य नवंबर तक आपको रिजल्ट तो लेकर ही आना है। कब तक टालोगे अल्टीमेटली? तो अक्टूबर में आपको घोषणा तो करनी पड़ेगी, बल्कि सितंबर एंड में घोषणा करनी पड़ेगी। जो अभी सितंबर आ रहा है, इसके एंड से पहले ही घोषणा करनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र के चुनाव है। और फिर तुरंत बाद झारखंड के, अगर वो प्रीपोन करके सामने नहीं लाए तो एक किस्म से देखा जाए तो मोदी जी लगातार दबाव में होके यू टर्न पे यू टर्न लेते चले जा रहे हैं या बैकफुट पे जा रहे हैं। इस बात ने साबित कर दिया है कि ये दोनों गुजराती अंदर से बहुत कमजोर हैं। और जो गीदड़ भभकी हर चीज पे देते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एजेंसियों के सहारे सबको जेलों में डाल रहे थे, अब उन्हें भी इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि राहुल गांधी आएंगे तो भाई जेल में वो भी जाएंगे और साथ में दोनों गुजराती जो उद्योगपति हैं वो भी जाएंगे। क्योंकि उनके भी जो काले कारनामे हैं वो कम नहीं है, तो उनके भी कपाट के अंदर स्केलेटन से जब बाहर निकलेंगे और राहुल गांधी उसकी जांच करवाएंगे, और बच तो पाएंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। और हो सकता है इनमें से कोई गुजराती देश छोड़कर भी भाग जाए, और पहले भी कई गुजराती देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो तथ्य हैं। चाहे मोकाशी थे, मेहुल मेल चौकसी थे, साथ में नीरव मोदी थे, नितिन संदेशरा था, और कुछ और भी गुजराती हैं जो देश छोड़कर भाग चुके हैं, आपको पता है, देश को लूट कर। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो जिस हिसाब से मोदी इस समय दबाव में है, और सबसे कमाल की बात यह है कि चिराग पासवान जैसा नेता अब अपनी पावर को एक्सर्ट कर रहा है कि 5 सीटें लेकर आया, तो 5 सीटों के बेस पे चने चबा रहा है भाई साहब। खास तौर से मोदी को चने चबवा रहा है कि हमें लेटरल एंट्री मंजूर नहीं है, यहाँ पे आरक्षण कहाँ पर है। तो जब मोदी देखा है कि भाई ये तो यार जेडीयू और साथ में नायडू और साथ में अब चिराग पासवान भी आ गए, तो मेरी तो सरकार ही गिर जाएगी, मेरे पास तो है ही नहीं, नंबर ही नहीं है भाई, मैं कैसे काम करूंगा। इन हालातों के अंदर जो मेरा भी एक अनुमान है कि मोदी जी शायद 2025 का पूरा वर्ष नहीं निकाल पाए। अब आप कहोगे चेंज कब आएगा? ये चेंज 4 चुनाव के बाद में आएगा। 4 चुनाव कौन से? कश्मीर का, फिर उसके बाद हरियाणा का, महाराष्ट्र का और झारखंड।
यहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि 4-0 का रिजल्ट रहेगा, यानी कि 4-0 का रिजल्ट हो सकता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। बस यही वो मौका होगा दिसंबर से पहले पहले जहां पे आरएसएस कहेगा कि बस बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी पारी खत्म हो गई है। शायद इसीलिए बहुत सारे आजकल एक नए सर्वे निकाले जा रहे हैं जिसके अंदर मोदी को भी पता लग रहा है कि मेरे भी दिन जाने की अब नियत होते चले जा रहे हैं कि मैं गद्दी किसको सौंप के जाऊं। अब गद्दी सौंपने के लिए एक सामने योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और एक अमित शाह खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो योगी आदित्यनाथ को यूपी की गद्दी से उतारने की कवायद थी वो तो फेल हो गई। उसका बहुत बड़ा कारण था कि आरएसएस उसके पीछे मजबूती से खड़ा। और अभी उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग हुई बीजेपी की और आरएसएस की, जिसमें केंद्र के नेता मौजूद नहीं थे, वहां पर एक तरह से आरएसएस ने बता दिया कि आप योगी को हटा नहीं सकते हो। और जो सर्वे आ रहे हैं जिसके अंदर अमित शाह की लोकप्रियता योगी से ज्यादा दिखाई जा रही है, तो वो इसलिए सारा का सारा प्रपंच और पाखंड रचा जा रहा है कि इन केस दिसंबर जनवरी या उसके कुछ दिनों के बाद में या कुछ महीनों के बाद में अगर मोदी को हटाना पड़े तो भाई उस समय कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो एक सर्वे के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आरएसएस को कि भाई आप योगी को मत ले आना कहीं। वैसे भी अगर योगी प्रधानमंत्री बनते तो आप लिख के रख लीजिए, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर असर जो है भारत में आपको देखने को मिलेगा। उसका एक कारण है कि योगी सुबह से लेकर शाम तक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उन्हें राजनीति वगैरह से कुछ लेना देना है नहीं। और अपने राज्य में तो जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना था कर लिया, लेकिन अगर वही चीजें आप तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में, केरला में, वेस्ट बंगाल में करना चाहेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, तो वो नहीं कर पाएंगे आप। तो वहां पर ये दिक्कत आती कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को अगर ये बना दें तो उसकी वजह से बीजेपी का डाउनफॉल और ज्यादा फास्ट हो जाए और एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अंधेरी गली में चली जाए जहां से वो कई दशकों तक फिर बाहर बाहर ना आ पाए। वैसे भी इस समय बीजेपी का डाउनफॉल चल रहा है और वो बच सकते नहीं। मोदी का भी डाउनफॉल है और बीजेपी का भी डाउनफॉल है। अब जो भी सर्वे आ रहे हैं, जो मर्जी कहें कि मोदी की पॉपुलैरिटी अभी उतनी है, इंडिया के सबसे पॉपुलर वही है, मोदी और राहुल में बहुत गैप है, ये सब पाखंड है, प्रपंच है और कुछ नहीं है। इसके अलावा आप कुछ मत कहिए। तो मुझे लगता है कि एक नया निज़ाम जो क्या हो सकता है, उसके अंदर अब जो जंग है वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की है। भले ही पूरा का पूरा संघ जो है योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुजरात लॉबी यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंपने के लिए तैयार होंगे। मैं नहीं मान के चलता। योगी आदित्यनाथ कभी भी केंद्र में नहीं आएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि अमित शाह गद्दी को छोड़ने वाले नहीं है। इसको लिख के रख लीजिए। कोई ये समझता हो कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह का पत्ता काट सकते हैं तो आज की तारीख में वो भी मुझे संभव नहीं लगता है। और आखिर में जब टकराने की बारी आएगी संघ से, तो मैं फिर ये भी समझ के चलता हूं कि उस समय योगी के फेवर के अंदर शायद आपको उतने एमपी नहीं मिल पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण होगा क्योंकि वहां पर अमित शाह फिर से मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। अमित शाह इज ए डीप मैनिपुलेटर और उनको अगर पासा पलटना पड़े या अपनी क्या कहते हैं कि नीतियों में बदलाव लाना पड़े तो उसके लिए बदलाव भी लाने को तैयार हो जाएंगे। यानी कि अगर उनको थूक के चाटना पड़े तो चाट भी लेंगे। बस वो ऐसे कैरेक्टर है। तो मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ का कोई चांस होगा। और दूसरी बात, जिनकी पृष्ठभूमि सिर्फ यूपी से बाहर कहीं नहीं है, बाहर जहां भी जाते हैं वहां चुनाव में योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद हार ही होती है। भले वो स्टार स्पीकर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमित शाह ही अपनी गोटी जो है साधने में लगेंगे। एक बात तो तय हो गई है कि हर मोड़ पर जो यू टर्न है, उस यू टर्न की वजह से भारतीय जनता पार्टी और साथ में मोदी दोनों कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संघ का सक्रिय होना और उनके क्या कहते हैं विरासत किसके पास देनी है, उसके लिए अभी से क्या कहते हैं कार्य करना या कार्यरत हो जाना, प्रयासरत हो जाना, वो हैरान नहीं कर रहा है। और मुझे लगता नहीं कि आजकल के हालात में मोदी जी 2025 का पूरा वर्ष निकाल पाएंगे। उनको शायद रिजाइन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या हालात इंडिया में ऐसे हो जाएंगे कि मोदी को भारत स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा और उन्हें अलविदा कहना पड़ेगा कि आपकी राजनीतिक पारी का अंत हो गया, अब आप जाइए। शुक्रिया आपका।